हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे हम जो करने वाले हैं आज सोशल साइंस में, वो ख़त्म करने वाले हैं ज्योग्राफी। गाइस यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपकी एक ही क्लास में आज हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे, 9th क्लास एनसीईआरटी की। ठीक है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा बेस्ड रहेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधारित हैं, क्योंकि सिलेबस में आपको यही दिया हुआ है। एक बार चेक कर लीजिएगा, तब जाके वीडियो देखिएगा अगर आपको डाउट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इसको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं। तो कहा गया कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए एक स्थलीय भाग जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर स्थलीय भाग है, इस चारों तरफ से समुद्र से घिरा है तीन तरफ से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे कहते हैं प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो गोवा की पश्चिमी तटीय पट्टी है ना, उसे कहा जाता है कोकड़। याद रखेंगे, कोकड़ के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कोरोमंडल, कोकड़ और मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है ना, उसको जाना जाता है महेंद्रगिरी के नाम से। किसको, महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट के सबसे सर्वोच्च शिखर की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने जो इंडिया है ना यहाँ पर, ठीक है, तो उस साइड की बात कर रहे हैं, पूर्वी की, ये वाला जो एरिया है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कहता है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसमें से एक स्थान है जो तीन सागर वहाँ पर मिल जाते हैं, वही एक स्थान है भारत का, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जान देंगे, वो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो तीन सागरों के मिलाप से बनता है, जहाँ पर वहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप किस नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। तो जो दो नदियों के बीच बना भूभाग, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके बीच का जो भूभाग है ना, ये वाला, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो 7 का राइट आंसर जानते क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दोआब। उसको दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे अब ये कहेंगे कि ये जो है आप जीके का पोर्शन करा रहे। भैया जीके और सोशल साइंस में कोई फर्क नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार उठा के। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो कहा गया कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है। अब हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला की बात कर लेते हैं। तो सभी को पता है, ये हो जाएगा एवरेस्ट। जो आपका एवरेस्ट है ये हो जाएगा, और इसको कहाँ पे, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में सागर माथा के नाम से, और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है, क्या जानते हैं, याद माफ़ कीजिए, बांग्लादेश में जानते हैं, नेपाल में इसको माना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, ये नेपाल में ही स्थित है, इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख। अब गाइस अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, अथवा भारत के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत के सबसे ऊंचे की बात करें तो नेपाल का, तभी हमने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे, ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो गाइस अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भाग में स्थित है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम शिवालिक नाम से जानते हैं। और जो हिमालय है ना, ये नवीन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है, नवीन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है। इसके स्थान पे क्या हुआ करता था, पहले टेथिस सागर हुआ करता था यहाँ पर, जहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है अपनी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके कारण भाग अपेक्षाकृत समतल क्या कहलाता है। यानी कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल कहलाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ये होते हैं पठार। याद रखेंगे, पर्वत इस तरीके के होते हैं, पठार जो होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक, यानी कि ऊपर का भाग जो इनका फ्लैट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट, अभी हमने इसको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है। अरब सागर की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, वो हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, यानी कि हमारे जो भारत की स्थिति है ना ये वाली, तो ये इस साइड में जो है अरब सागर है, तो यहीं पर आपका जो है वो लक्षद्वीप स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। अब बादलों और वर्षा का राज्य किसे कहा जाता है ये याद रखेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर मेघालय। मेघालय क्यों कहा जाता है, देखिए वहाँ पर एक जगह है मासिनराम, वहाँ पर पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसकी वजह जानते हैं क्या है, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। उन्हीं पहाड़ियों की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात करिए तो कहता है कि किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। अब किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी ये याद रखेंगे। अभी देखिए जब आप इस भूभाग के निर्माण पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अंगारा भूमि किसके उत्तर में थी, ये थी गोंडवाना में, याद रखें गोंडवाना में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अब ज्योग्राफी का ऐसा पार्ट है कि आपके एग्जाम में इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, श्योर हैं, लिख कर रख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर हमारा है वो रहेगा यहाँ पर भारत की आकार और स्थिति, ठीक है। भारत की आकार और स्थिति, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है ना वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये देख लीजिए इस तरीके से टिक होती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हो गया गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इतने राज्यों से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। तो गाइस प्रश्न संख्या 3 देख लेंगे। कहते हैं कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ छूती हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा मैप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी माफ कीजिएगा जो नेपाल है ना वहाँ से आपको सारी की सारी सीमाएं मिलती हैं। नेपाल की जो सीमा है वो मिलती है आपके उत्तरांचल यानी कि जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारी की सारी नेपाल से मिलती हैं इसकी सीमाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रीष्म काल में अगर आप कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। अब कावरत्ती कहाँ पे पड़ता है याद रखेंगे, ये आपका लक्षद्वीप की राजधानी ही कावरत्ती है, याद रखेंगे। तो आप लक्षद्वीप अगर जाना चाहेंगे तो आप कावरत्ती में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है अथवा इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले एक तो आपका भूटान हो गया, उसकी सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश लगती है, नेपाल लगती है, लेकिन आपका जो ताजिकिस्तान है ना इसकी सीमा नहीं लगती है। बल्कि यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान है जो उसकी सीमा भारत के साथ लगती है और ये सबसे छोटी सीमा साझा करता है अपने भारत के साथ अफगानिस्तान, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देश जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है, आप याद रखेंगे इसको। तो ये है पूरा, अगर विश्व की बात कर लेते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले में कहता है कि भारत की जो मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। जो मानक यामोत्तर का मतलब है तो ग्रीनविच टाइम जो रेखा है ना वो कितने डिग्री को मानी गई है। तो ये तो सभी को पता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्व की रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्व की रेखा, इसको हमने माना है मानक यामोत्तर कितने डिग्री माना गया है, इतना माना गया है। अब देखिए आपका 10th लेवल का एग्जाम है तो इतना कठिन पेपर नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हम करा रहे हैं यहाँ पर। तो 8 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहा गया कि भारतीय भूभाग का कुल लगभग क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये टोटल भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। अब कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है वो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका बेचारा बहुत छोटा देश है, आप सभी लोग जानते ही हैं। बाकी जो रसिया है ये सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया, सब भारत से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ये यहाँ पे पूछा किस राज्य से गुजरती है। हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक यूज कीजिए। तो झार का मतलब क्या है, झा आया था, इसका मतलब झारखंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। अब भारत के क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वो है 2.4%। कितना है, 2.4%। पूरे विश्व का 2.4%
50% अपने इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत की सबसे लंबी तटीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा तट रेखा वाला है गुजरात है। याद रखेंगे गुजरात जो है सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में नहीं गिना जाता है, गिनती नहीं की जाती है इसमें, ठीक है। उपमहाद्वीप में गिनती कब करी जाएगी, जब यहाँ पर उनकी सीमाएं आपस में लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। माफ कीजिएगा, उपमहाद्वीप का मतलब ये नहीं होता कि सीमाएं आपस में लगे, ठीक है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिए, इसमें सारे सारे कथन गलत हैं। तो इस समय जो टोटल है ना 28 राज्य हैं, इनको याद रख लीजिए। 28 राज्य हैं अपने यहाँ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 और 8 है टोटल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जनसंधि का क्या नाम है। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, पाक जल संधि। ये मत समझिएगा, पाक जुड़ गया तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, याद रखेंगे 7वां स्थान है। क्वेश्चन तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। अब वृक्ष की शाखाओं के समान जो अपवाह प्रणाली स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं, द्रुमाकृतिक। याद रखेंगे, इसको कहा जाता है द्रुमाकृतिक। तो अब जो हम चैप्टर रहे हैं वो है अपवाह, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम होता है अमरकंटक में। याद रखेंगे अमरकंटक में है और ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है। लवड़ी जल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टी होती है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम गंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, और अगर हम बात कर लेते हैं गोदावरी की तो क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत की। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर तापी नदी। तापी नदी और नर्मदा नदी ये बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये बाकी नदियों के अपोजिट बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी कहाँ गिरती हैं, वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील है। अब प्राकृतिक झील का मतलब क्या, जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। वो जो माफ़ कीजिएगा, मानो नहीं, जो प्राकृतिक झीलें जो मतलब प्रकृति ने बनाया है, और जो कृत्रिम झीलें होती हैं जैसे गोविंद सागर है, इसको मानव के द्वारा बनाया गया है, और हीराकुंड भी मानव के द्वारा, क्योंकि इसको बांध बनाया गया तो उसके साथ साथ झील भी यहाँ पे तैयार हो गई। तो चिल्का झील है ना, जो उड़ीसा में पड़ती है, और ये क्या है, ये लेगून झील के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है। तो अभी आपने देखा सांभर झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है सांगपो नदी। सांगपो नदी के नाम से हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी द्रोणी कौन सी। सबसे लंबी जो नदी द्रोणी है, द्रोणी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे गंगा नदी। अभी हमने बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है और द्रोणी नदी भी यहाँ पर गंगा ही है। क्वेश्चन नंबर है कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। तो अभी हमने बताया कि अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पर है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, वो है कि मध्य प्रदेश में। तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिंधु जल समझौता निम्न में से किन दो देशों के। अब सिंधु नदी का जो जल समझौता है वह किस नदी के बीच में है। तो वहाँ देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये कब साबित किया गया था, 1960 में। 1960 में इस समझौते को किया गया था, जिसमें ये बंटवारा किया गया था, कितना पानी इंडिया को जाएगा, कितना पानी यहाँ पर पाकिस्तान को जाएगा। तो 1960 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका जो है संबंध है, सिंधु जल समझौता का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। अब नागार्जुन सागर नदी परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो यह किस पे हो जाएगी, ये हो जाएगी कृष्णा नदी पे। याद रखेंगे कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि तापी नदी किस सागर में गिरती है। तो अभी हमने आपको बताया कि तापी नदी जो है वह कहाँ पे गिरती है, वह गिरती है आपकी अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है तापी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, और यहाँ पे देखिए बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार का जो शोक है ना उसको हम जानते हैं कोसी नदी के नाम, ठीक है। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि भारत के मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारत का मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, पड़ता है वो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में अगर मरुस्थल पड़ता है तो वहाँ की ही नदी हमको पता चलनी चाहिए, तो वो हो जाएगी लूनी नदी। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अब जलवायु चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए यकीन मानिए इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। 10th तक आपको सिलेबस दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम यानी कि ठंडियों के मौसम में वर्षा होती है। तो वर्षा तो फिलहाल यहाँ भी हो रही है, लेकिन कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जाड़े के मौसम में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो नॉर्मल मानसून होता है उससे वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं गाइस। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौसम और जलवायु किससे कहते हैं, ठीक है। मौसम और जलवायु किससे कहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा ही दी है थी। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है। एक विशेष समय की बात करें, स्पेसिफिक समय की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अवस्थाएं होती हैं उसको मौसम कहा जाता है। यानी कि देखिए अभी कहा जाता है कि सुबह जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी बारिश हो जाएगी, तो 1-2 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए बारिश होती है, तो वो एक विशेष समय के लिए होता है, वो मौसम होता है। और जो बहुत समय से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। अब मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून शब्द। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। अब उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन प्राप्त करता है, तमिलनाडु करता है। ये तो अभी हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अब अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पे होती है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पे, ये वही चीज़ है जो हम करा रहे हैं कि ये आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं, ठीक है। दोनों समुद्र तट पर स्थित है, तब फिर भी यहाँ पर जो है वो गर्म स्थान रहते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि चेन्नई जो है ना वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है। विषुवत रेखा के मतलब अधिक समीप है, तो उसमें क्या होगा, जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है, तो उससे ये होगा कि वहाँ पे सूर्य की किरणें हैं ना वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे तापमान जो है वो अक्सर ज़्यादा रहता है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे अब जो आपका समुद्र होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले में कहता है कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। अब पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अब प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव होता है वो कहाँ पे होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब कहता है कि अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है। जो अक्टूबर है ना वहाँ पे गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, तो वो हो जाता है उच्च आर्द्रता हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। तो भारत में जो मरुस्थल स्थित है वो सभी को पता है, वो जो थार का मरुस्थल ये भारत में है, और ये सहारा है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा विश्व का है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहा गया कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे प्राप्त होती है वो है आपका चेन्नई हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपका भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जब भारत की पूरे भारत की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। सबसे पुराना सूखा स्थान कहाँ पर है? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका लेह। ठीक है, लेह याद रखेंगे, बहुत ही सूखा स्थान है। इसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। शीत मरुस्थल का मतलब है, जैसे अब मरुस्थल क्या होते हैं, उससे गर्म कहलाते हैं, लेकिन शीत मरुस्थल मतलब ये ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो जो अति उच्च वर्षा होती है ना, ये होती है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ठीक है, किसके कारण? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अब अगला चैप्टर जो है अब रहेगा आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। चलिए देख लेते हैं। तो कहा गया कि रबड़ एवं महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? यही से सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं, ये मत समझिएगा सीधे आप 3 पे आ गए। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है, यहाँ पे वर्षावन होगा। ठीक है, ये वन होगा, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएंगे। वहाँ पर रबड़ और महोगनी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो सिनकोना का वृक्ष होता है वो पाया जाता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कौन से जीवमंडल विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए किए गए हैं? ठीक है, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा विश्व में शामिल है यहाँ का? तो वो है आपका नंदा देवी। जो नंदा देवी है ना, मन्नार की खाड़ी में, इसको विश्व में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? जो तिब्बती जंगली गधा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कियांग। कियांग के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? अब जैव आरक्षित जो क्षेत्र नहीं है वो देख लीजिए, तो वह इसमें कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो जैव आरक्षित नहीं है। काजीरंगा है कहाँ पे, ये बताइएगा आप जल्दी कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? अब वृक्ष की शाखाओं के समान जो अपवाद जो प्रणाली होती है उसको यहाँ पे कहते हैं दुमाकृतिक। ये तो हमने अभी एक बार कर चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहता है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बेसिकली सुंदरवन डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी होंगे? सिंपल सी बात है, जहाँ पे आर्द्र भूमि होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्द्र भूमि जो वेटलैंड होती है ना, वो आपकी हो जाएंगी। प्रवासी पक्षी जो है वहाँ पे पाए जाते हैं आपके आर्द्र भूमि में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अब जो स्थल और जल दोनों में निवास करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभयचर। उभयचर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाती है। मानव हस्तक्षेप और जो बाधा से सर्वथा मुक्त होती है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मानव गतिविधि नहीं होती है, उसको कहते हैं अच्छत वनस्पति। याद रखेंगे, अच्छत वनस्पति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब वनों का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? वो है मध्य प्रदेश में, अगर बात कर देते हैं, लेकिन इसमें नागालैंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैव व जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन से है? जैव व जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। नीम जो है उसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे जीवाणु प्रतिरोधक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और गिर फेमस क्यों है? ये फेमस है यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए। याद रखेंगे, एशियाई जो शेर है ना, उनके लिए ये फेमस है। और ये पाया जाता है यहाँ पर कहाँ पे? गुजरात में है स्थित। ठीक है, गिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? वो एक वनस्पति जो भारतीय है उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर आपका देशज वनस्पति। देशज का मतलब क्या होता है? जो देसी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, देशज का वनस्पति जो देसी होती है वो भारत की हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो मित्र यहाँ पर आपका लास्ट चैप्टर ये बचा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी हम ख़त्म कर रहे थे एमसीक्यू टाइप में। तो देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या किसी में नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के 5वें। अब पूरे विश्व के अगर देख लेते हैं देश, तो देशों की संख्या में भी इससे सिर्फ 4 देश आगे हैं, याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरक्की पे है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्नों की अगर बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो हो जाएगा आपका केरला। केरला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है। मैंने बताया था ना कि अभी लक्षद्वीप जो है ये पूरे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी 2011 के अनुसार से, वो हो जाएगी यहाँ पर 60,000। अभी 2021 का जनगणना आया नहीं, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर देखिए किशोर साधारणतः किस सीमा से जुड़े हैं अथवा किस आयु वर्ग को किशोरावस्था कहा जाता है। अब किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो क्या होती है, वो होती है यहाँ पे 10 साल से 19 साल से बीच में अगर आप हैं तो आप किशोरावस्था की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। अब आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। तो ये होता है आपका कि देश के अंदर ही प्रवास करना। ठीक है, देश के अंदर, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हैं, आप वहाँ से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप गए महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये जो प्रवास होगा ना, ये आपका जो आंतरिक प्रवास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा गया कि कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है। अब एक वयस्क जो है वो कितने साल तक के बीच में होता है। तो वयस्क की जो परिभाषा है ना, उसमें ये दिया हुआ है कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के जो बीच के लोग हैं उनको वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्च 2011 तक की भारत की जनसंख्या कितनी है। अब मार्च 2011 यानी कि जनगणना उसी टाइम आई थी, तो ये हो जाएगा 106 लाख। ठीक है, याद रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये 12.106 लाख आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया यहाँ पर कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। ये वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये 382 था, याद रखेंगे 382 जनसंख्या घनत्व था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, वो हो जाएगा यहाँ पे बिहार का है। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, ये भी याद रखने की बात है। तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। सिक्किम जो राज्य है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर शुरू करी जाती है। तो भारत में जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, वो होती है आपके 10 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, 10 वर्षों के, यानी कि 2011 में हुई थी, अब 2021 की जनगणना आपकी हो चुकी होगी। ठीक है, उसका डाटा भी कुछ दिनों में आने वाला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रश्न किए। लगभग यहाँ पे जो आपकी ज्योग्राफी है ना, सारे के सारे हमने करा दिए, जितना मुझे लग रहा था कि आपके आने की उम्मीद है एग्जाम में। तो गाइज हमने लगभग यहाँ पे 90 प्रश्न किए हैं। अब 90 प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तो एग्जाम तक आपका सोशल साइंस का जितना भी सिलेबस है वो हम खत्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे साइंस वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखें, बाकी वीडियोज़ को जाकर जल्दी से देखें। थैंक यू सो मच।